नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। हम चर्चा कर रहे हैं रिटेल में एफडीआई से फायदा है या नुकसान। तरुण विजय के पास चलते हैं। हमने राय सुन ली मनीष सब्बरवाल की, साहनी साफी और संजय निरुपम की। तरुण विजय, आपसे मेरा सवाल बड़ा सीधा है। आप लोग जबरदस्ती विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं एफडीआई के आने का, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड रिटेल इस देश में पहले से है और ये नेट जॉब क्रिएटर है, इसको डिबेट नहीं किया जा सकता। क्यों विरोध कर रहे हैं आप? जी, मुझे आपसे अपेक्षा यह थी कि कम से कम आप तो स्वतंत्र और निरपेक्ष रूप से सवाल करेंगे। आपके सवाल में ही ये अंतर्निहित है कि आप मानकर चल रहे हैं कि हम जबरदस्ती और व्यर्थ का विरोध कर रहे हैं। संजय जी, पूरे देश में न केवल कांग्रेस के एलाइज बल्कि कांग्रेस के भीतर भी नेता जिसका विरोध कर रहे हो और असाधारण और अभूतपूर्व रूप से वामपंथी दल भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा, ये तमाम एकजुट होकर जिसे भारतीय किसानों, मजदूरों और गरीब जनता के विरोध में देख रहे हो, उनको आप बेफिजूल और एक जबरदस्ती के विरोध के रूप में निरूपित करें तो ये देखकर हमें दुख होता है। कम से कम ये लुई विटॉन और गुच्ची क्लास जो इस एफडीआई का रिटेल में समर्थन कर रही है, हम उसका अंतिम दम तक विरोध करेंगे। पहली बात, इसका इतिहास देखना चाहिए। जहां भी ये कंपनियां गई हैं, उन्होंने स्थानीय व्यापार और दुकानदार और किसान को कोई लाभ नहीं दिया। अमेरिका में $1 बिलियन हर रोज अमेरिका सरकार को, किसानों को और बेरोजगारों को इसलिए भत्ता देना पड़ता है क्योंकि हाइपर मार्केट्स ने लोकल कंपटीशंस और लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को एलिमिनेट कर दिया। थाईलैंड में इसी हाइपर मार्केट्स ने 30% रिटेल मार्केट को पूरी तरह से एलिमिनेट करके वहां का इन्फ्लेशन रेट बढ़ाया। ये बात गलत है कि ये लोग कह सकते हैं कि ये कंपनियां भारत से इतने प्रतिशत खरीदेंगी, WTO के अंतर्गत कह नहीं सकती। दूसरे, चीन और भारत में फर्क है। चीन मैन्युफैक्चरिंग देश है, भारत सेवा क्षेत्र का देश है। चीन का 90% सामान ये हाइपर मार्केट्स खरीदते हैं तो चीन को फायदा होता है। भारत के किराना मार्केट और जो सामान्य किसान मजदूर है उसका 20,000 करोड़ स्वयं रोजगार में इस क्षेत्र में लगा है, जो इस प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सकता क्योंकि ये कंपनियां 12-12, 15-15 साल तक बड़ा घाटा उठाकर भी बाजार में टिकी रह सकती हैं। तीसरी बात यह है कि ये कंपनियां केवल खाद्यान्न के क्षेत्र में नहीं आ रही, जूते में आएंगी, कंप्यूटर में आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग में आएंगी, जेवरात में आएंगी, फर्नीचर में आएंगी। दिल्ली का आप कीर्ति नगर का मार्केट देख लीजिए, चीन के बाजार के कारण सब सत्यानाश हो गया, बढ़ई खत्म हो गए, वहां का मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गया। और ये जो जायंट्स आएंगे उनकी तुलना आप रिलायंस से या पेंटालून से कर नहीं सकती। रिलायंस और पेंटालून इनके सामने चींटी के बराबर भी नहीं है। तो ये किसानों को ये कहते हैं कि सीधे खरीदेंगे इसलिए बिचौलिया खत्म हो जाएगा। ये बात भी गलत है क्योंकि अगर बिचौलिया खत्म होने से फायदा होता तो अमेरिका के किसान को भी फायदा होना चाहिए था, थाईलैंड के किसान को भी फायदा होना चाहिए था। नहीं हुआ। भारत में गन्ना खरीद में बिचौलिया नहीं है। गन्ना की कारखाने सीधे गन्ना किसान से गन्ना खरीदती हैं। लेकिन अगर सरकार गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित न करे संजय जी, तो गन्ना किसान डायरेक्ट खरीद में भी मारा जाए, वो उतना भी कीमत नहीं देंगी गन्ना किसानों को। तो इसलिए जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उसके अलावा आइए तरुण जी, आपने बिल्कुल आपने बहुत स्ट्रांग पॉइंट रखे हैं, लेकिन चूंकि आपने मुझ पर इल्जाम लगाया है तो फिलहाल मैं आपका वकील बनकर के संजय जी से एक सवाल करता हूं। लेकिन आपने जो मुद्दे उठाए हैं उसका जवाब, दरअसल काउंटर जो है वो मनीष सब्बरवाल से हम लेंगे। लेकिन संजय जी, आपसे एक पॉलिटिकल सवाल है। दिनेश त्रिवेदी कहते हैं कि आधे मिनट का कंसल्टेशन किया। ममता बनर्जी कहती हैं कि हम तो किसी हालत में समर्थन नहीं करेंगे। ये अलग बात है कि आपकी सरकार को गिरने नहीं देंगे। आपने अपने एलाइज को विश्वास में नहीं लिया, आपने विपक्षी पार्टियों को विश्वास में नहीं लिया। टेक्निकल कंसल्टेशन पेपर के नाम पर वेबसाइट के जरिए आपने बात करनी चाहिए। आपको क्यों कॉन्फिडेंस था कि बिना कंसेंसस के, बिना एक डेमोक्रेटिक डायलॉग के आप इसको इस तरीके से इंपोज कर देंगे? आपके अंदर कितना विरोध है इसका? संजय जी, इसमें तरुण जी का जो अभी का वक्तव्य है, इसमें एक राजनीतिक पक्ष है, दूसरा आर्थिक पक्ष है। मुझे कृपया अनुमति दीजिएगा दोनों पक्ष पे अपनी बात। आपको बिल्कुल सर, लेकिन पहले आपके पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट पर मेरा सवाल है आपसे। जहां तक राजनीतिक पक्ष की बात है, इस विषय पे पिछले 14 वर्षों से चर्चा हो रही है अलग अलग स्तर पे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एनडीए का जब वो एक मेन घटक दल हुआ करते थे, तब वो स्वयं इस प्रकार का एक निर्णय ले रहे थे कि 26% अलाउ किया जाए। मुरसली मौलान 100% की बात करते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये एनडीए का डिसीजन है, बीजेपी का डिसीजन है, जो भी हो। यानी उस समय की सरकार इस प्रकार की बात चाह रही थी। अब जब हमारी सरकार आई तो इनने अलग अलग स्टेक होल्डर से अलग अलग लेवल पे चर्चा की और चर्चा के बाद एक निर्णय लिया। रह गई बात हमारी
हमारे सहयोगी दलों की, हाँ सहयोगी दलों में कुछ नाराजगी है, उस नाराजगी को हम दूर कर लेंगे, वो हमारी चिंता है। हमारे पार्टी के भी कुछ एमपी इस बात से नाराज हैं, शायद उनको पूरी जानकारी नहीं है, उनको भी हम समझा लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह बताना पड़ेगा कि क्या ये आर्थिक सुधारों के जो कार्यक्रम इस देश में 2 दशक से चल रहे हैं, क्या इन कार्यक्रम के खिलाफ है? ये एक। दूसरी बात, क्या एफडीआई की पॉलिसी के खिलाफ है, या एफडीआई कितना % होना है इसके लिए कोई इनके मन में आशंका है? आखिरी बात जो मैं पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब कोई भी सेक्टर ओपन किया गया ऐसे ही शोर मचाया। जब कंप्यूटर लाया गया तो शोर मचाया, जब इंश्योरेंस सेक्टर ओपन किया गया तो कहा इंश्योरेंस सेक्टर ओपन होगा तो फिर एलआईसी बर्बाद हो जाएगी। आज एलआईसी सबसे मजबूत कंपनी है। जब बैंकिंग सेक्टर ओपन करने का टाइम है तो बैंकों को लेकर चिंता। आज 74% विदेशी निवेश अलाउ किया हमने, बावजूद इसके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उतना ही मजबूत है, हालांकि उसके सामने एचएसबीसी जैसे भी तमाम विदेशी बैंक काम कर रहे हैं। अब टेलीकॉम सेक्टर को ओपन करने का क्या नतीजा है आप देख रहे हैं, घर घर में आपके चपरासी से लेकर नौकर तक सभी के सभी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हो गया राजनीतिक पक्ष। तो भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे विषय में राजनीति करनी है, राजनीति कर सकते हैं, लेकिन देश के हित में ये सुधारवादी कदम है, इसलिए आप उठा रहे हैं। बिल्कुल। रह गई बात इसके फायदे के, मैं अगर आप अनुमति दे तो संजय जी मैं आपके पास आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, लेकिन यहाँ पर बड़ा जरूरी होगा क्योंकि नॉन पॉलिटिकल व्यू लेकर के हम आते हैं। मनीष जी से वही जो आप कहना चाहते हैं, मनीष जी से भी हम पूछ के देखते हैं। मनीष जी, आपने जिस अनदेखे भय की बात कही, आपने देखा अभी उसको तरुण विजय ने आर्टिकुलेट किया, आप क्या काउंटर आर्गुमेंट उनको देना चाहेंगे कि ये भय उनका गलत है, कि बेरोजगारी बढ़ेगी और छोटे दुकानदारों का धंधा बंद होगा? और इन्होंने चीन का जो एग्जाम्पल दिया, डेंग जियाओपिंग ने एक बार ही कहा था कि अगर बिल्ली सफेद हो या काली क्या फर्क पड़ता है अगर चूहा पकड़े। तो रोजगारी से कि प्योर रोजगारी के अगर लेंस से आप देखें रिटेल एफडीआई, तो कंपटीशन और दूसरी बातें तो दूसरी है, लेकिन जो छोटा दुकानदार है उसके 2 पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तो दुकानदार है जो मालिक है, लेकिन हर दुकान में 4, 5, 6 आदमी काम करते हैं। ये जो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल में काम करते हैं उनको ना तो प्रोविडेंट फंड मिलता है, ना ईएसआई मिलती है, ना सेफ्टी कंडीशंस मिलते हैं, ना मिनिमम वेज मिलते हैं। तो 93% ऑफ रिटेल जो आज इंडिया में है उसको मिनिमम वेज नहीं मिलता, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में जो लोग रिटेल में काम करते हैं उनकी स्थिति तो काफी अच्छी होगी जो आज है उसके कंपैरिजन में। दूसरा, नौकरी से वेरी इंपॉर्टेंट सोचना पड़ेगा कि अगले 20 साल में 40% लोग नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में होंगे और 40% इकोनॉमिक ग्रोथ साउथ और वेस्ट इंडिया में होंगी। तो क्या हम शॉर्ट रन में नौकरी तो लोगों के पास नहीं ले जा सकते, तो लोगों को नौकरी के पास आना पड़ेगा। रिटेल, टूरिज्म, ये ऐसी चीजें हैं जो नौकरी को लोगों के पास ले जाती हैं, माइग्रेशन कम करती हैं। तो लेबर मार्केट की पर्सपेक्टिव से एक तो ऑर्गेनाइज रिटेल स्थिति बढ़ाएगा और दूसरा माइग्रेशन कम होगा अगर ऑर्गेनाइज रिटेल का शेयर बढ़े। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि रोजगार बढ़ाने के लिए रिटेल और टूरिज्म 2 बड़े सेक्टर हैं। बिल्कुल सर, अभी आपके पास तुरंत लौट के आते हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेकर के चारों मेहमानों से बातचीत जारी रहेगी कि एफडीआई का आना रिटेल में कितना फायदेमंद या कितना नुकसानदेह है। छोटा सा ब्रेक। रिटेल में एफडीआई आने का फायदा या नुकसान, अभी चर्चा चल रही है तरुण विजय, संजय निरुपम, मनीष सब्बरवाल और हरमिंदर साहनी साहब के साथ। साहनी साहब, आप सब एक बहुत ब्रीफ कमेंट चाहूंगा। जो अभी रोजगार के बारे में मनीष ने अपने पॉइंट आर्टिकुलेट किए, तरुण विजय ने जो सवाल उठाए कि कीर्तिनगर में लोगों का सत्यानाश हो गया, ये मुझे लगता है कि आप इस पर जरूर कुछ कमेंट करना चाहेंगे कि ये सच नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि इंडिया में दुकानदार बनता कौन है? किराने की दुकान खोलता है या सब्जी की दुकान वो आदमी खोलता है जिसको कोई और काम नहीं मिलता। जहाँ तो उसको जॉब मिलती है फैक्ट्री में, ना उसको किसी ऑफिस में काम मिलता है, इसीलिए वो दुकानदार बनता है। और किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, वो कभी ये नहीं कहेगा कि वो अपनी दुकान को अपने लड़के को लेके जाना चाहेगा। तो ये जो एक चीज है, ये समझनी चाहिए कि लोग दुकानदार बने क्यों हैं, क्योंकि नौकरियां नहीं है। और अगर इस सेक्टर के थ्रू 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरियां अगले 10 साल में क्रिएट हो सकती हैं, तो कितने लड़कों को जो कि दुकान पे बैठना ही नहीं चाहते हैं उनको ये नौकरी मिलेगी। अदरवाइज वो सब सड़कों पर ही आने वाले हैं, क्योंकि वो दुकान तो नहीं चलाएगा किराने की, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो फार्म से लोग निकल के आ रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं, वो लोग वहाँ पे वो छोटू मुंडू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रखा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तरुण विजय जी। यही पॉइंट है कि ऑल्टरनेट नहीं है इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं जॉब नहीं है इसलिए मजबूरी में कोई छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं। उनको जिंदगी की वो तरक्की नहीं मिल पाएगी जो उनको चाहिए। नहीं मालूम, ये सानी साहब को हिंदुस्तान की सच्चाई नहीं मालूम। ये लुई विटान और गुच्ची क्लास के लोग हैं
ये स्वयं रोजगार से राजा बनकर जो दुकानदार रहता है उसको किसी दूसरे की दुकान में नौकर बनाना ज्यादा बड़ा मानते हैं। हम ये नहीं चाहते। स्वयं रोजगार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है और ये दुकानदारों का अपमान कर रहे हैं। इनको हिंदुस्तान मालूम नहीं है। लेट देम अंडरस्टैंड व्हाट इंडिया इज।